भी दौरा किए थे, इस बार आप नहीं दिख रहे हैं, कोई नाराजगी है क्या? नहीं, नाराजगी का तो कोई कारण नहीं है। हो सकता है उन्हें हिंदुओं के समर्थन की जरूरत ना हो, तो किसी हिंदू धर्मगुरु को स्टार प्रचारक बनाने का जो मकसद होता है, मोटिव होता है, उन्हें उसमें कुछ कमी नजर आ रही हो, तो ये तो पार्टी का फैसला है। तो उन्हें जब आप बोलते हैं तो ये आप किसकी तरफ इशारा है? उन्हें कौन? जो लोग पार्टी चला रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि अब तो सब लोग आपकी पार्टी के कई लोग कहते हैं कि वो हिंदू हैं और वो लोग धर्म की बात भी कर रहे हैं और सब लोग मंदिर भी जाते हैं, और बीजेपी का तो आरोप रहता है कि ये लोग टूरिज्म है, ये तो एक तरह से रिलीजियस टूरिज्म करते हैं चुनाव के टाइम पे। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। कौन नफरत करता है? सारी दुनिया जानती है। राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए, उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। सर, लेकिन ऐसा है कि चुनाव का मौसम है, क्या ऐसा है कि आप कांग्रेस को ही उतार रहे हैं कांग्रेस में होने के बावजूद? क्योंकि आप भी तो उस पार्टी का हिस्सा हैं, अगर आपकी बात माने तो। नहीं, पार्टी का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, जिनकी हर एक प्रार्थना की सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है? और अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है तो वो महात्मा गांधी की फॉलोअर नहीं हो सकती है। नहीं, आपने अभी कहा ना कांग्रेस से कुछ लोग जो है वो नफरत करते हैं राम से। कौन लोग हैं? तो पार्टी के कुछ लोग हैं, कौन? आप भी जानते हैं। नहीं, आप बताइए कि मैं तो जानता हूं या कोई जानता नहीं जानता है, तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं। राजनीति में जो राजनीति में भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। मेरी किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। क्या आप इशारा कर रहे हैं कि आप बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं? क्या भारत की बात करना, सनातन की बात करना, वंदे मातरम बोलना, सच्चाई की बात करना भाजपा ज्वाइन करने जैसा है? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो सच नहीं बोल सकते क्या? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो सनातन की बात नहीं कर सकते क्या? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो क्या भारत माता की बात नहीं कर सकते क्या? तो सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, सवाल है कि भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, इसका सवाल है। राम भारत की संस्कृति और सभ्यता में रमे हुए हैं। राम के बिना, सनातन के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारतीय लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है।
इसीलिए भारत के संविधान पे श्री राम दरबार के चित्र अंकित है। भारत और सनातन अलग नहीं है। ये कुछ लोगों की बेवकूफी है या उनकी कुटिलता जो भारत को और सनातन को अलग करके देखते हैं। जो राम का नहीं है, जो सनातन का नहीं है, वो भारत का नहीं हो सकता। तो अभी जो राम मंदिर की एक वो होने वाली है इनॉग्रेशन, उस पर आपकी क्या कहना है? सौभाग्य का विषय है। युगों युगों की प्रतीक्षा के बाद, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद, करोड़ों हिंदुओं की प्रार्थनाओं के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको हम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम कहते हैं, वो रामलला वो अपने स्थान पर विराजमान होंगे। उनका मंदिर बनते हुए देखने की लालसा में कितने लोगों की आंखें बंद हो गईं। लाखों लोग ये सपना आंखों में लिए चले गए कि वो राम मंदिर का निर्माण अपनी आंखों से देखें। हम सौभाग्यशाली हैं। पूरे भारत का सौभाग्य ये कि भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होते हुए हम देखेंगे। सर, आपने सनातन की बात की। सनातन और भारत एक है, लेकिन हमने अभी कुछ बयान देखे और स्पेशली जैसे दयानिधि मारन जो के मारन साहब का जो बयान आया और कई और लोगों के अपने बयान देखे, तो आपको क्या लगता है कि जो सनातन पे हाल में बयान आ रहे हैं कुछ इंडिया अलायंस के लोगों का, कुछ विपक्ष के लोगों का, इसका भरा विरोध भी हुआ, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंडिया अलायंस जो बना, इंडिया गठबंधन बनाने का मुख्य कारण क्या था? नरेंद्र मोदी को हटाना, बीजेपी की सरकार को हटाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है। मोदी से नफरत करते 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 वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में, उसका विरोध, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है? प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है और होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। नमो भारत का मतलब क्या है कि भारत को नमन, लेकिन नमो भारत का भी विरोध। तो मुझे लगता है कि मोदी से नफरत करता करता विपक्ष इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन, सबसे नफरत करना शुरू कर दिया। आप ये सब आप क्यों बोल रहे हैं? आप तो पार्टी की लीडरशिप पे बहुत क्लोज हैं, आप पहले क्यों नहीं बात बोली? हो सकता है मैं बोलता हूं, आपको किसने कह दिया कि मैं अभी बोल रहा हूं? और अगर अभी भी बोल रहा हूं तो अभी सुन लेना चाहिए। लेकिन सब कोई लोग देखेंगे, चुनाव है, चुनाव से पहले सब बयान। सच बात और हक की बात, इंसाफ की बात जब भी बोलो तभी सवेरा। तो आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस क्या मोदी को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? आपका क्या आंकलन है? और अभी हाल में जो स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कई सर्वे ऐसे हुए हैं जो कांग्रेस को बहुत आगे दिखा रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, कांग्रेस राज्यों के चुनाव में बिल्कुल हमें उम्मीद है कि जीतेगी। छत्तीसगढ़ में 2018 में हमने सरकार बनाई, बीजेपी से छीनी थी। अभी हमने हिमाचल बीजेपी से छीना है, कर्नाटक बीजेपी से छीना है, मध्य प्रदेश में भी हमने सरकार बनाई थी, लेकिन वो कमलनाथ के पीठ में खंजर भोंक के बीजेपी ने गिरा दी। हम मध्य प्रदेश में फिर दोबारा सरकार बनाएंगे, लेकिन
सरकार बनाने का मतलब ये थोड़ी कि मैं सनातन का विरोध करने वालों का समर्थन करूं। जो लोग सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं मैं उनका साथ नहीं दे सकता हूं। जो लोग हिंदू धर्म को मिटाना चाहते हैं, जो भारत की एकता के खिलाफ हैं, जो भारत को जातियों में विभाजित करना चाहते हैं, भारत का विभाजन धर्म के नाम पर एक बार हो चुका है और उस विभाजन की विभीषिका का जो जख्म है भारत की आत्मा पे अभी तक ताजा है। विभाजन जातियों के नाम पे हो या धर्म के नाम पर, विभाजन विभाजन होता है। तो भारत का एक विभाजन धर्म के नाम पे हुआ। अब कुछ लोग हैं जो अपनी सत्ता के स्वार्थ के लिए जातियों के नाम पे भारत को बांटना चाहते हैं। हो सकता है इससे किसी एक पार्टी को फायदा हो जाए, हो सकता है किसी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मोदी वर्सेस इंडिया आपको क्या लगता है? पहली बात तो यह है कि विपक्ष की विडंबना यह है कि वो अपनी सब गलतियों को मोदी के सर रखना चाहता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अब मुझे आप बताइएगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। क्या अखिलेश जी मोदी जी के कहने पर कह रहे हैं? क्या इसका दोष भी हम नरेंद्र मोदी को देंगे? कमलनाथ जी कह रहे हैं कौन अखिलेश वखिलेश, तो क्या इसका दोष भी हम मोदी जी को देंगे? नीतीश कुमार ने जो वात्सायन के कामसूत्र का जो विवरण विधानसभा के पटल पे किया है, जिस तरीके से किया है, जिस भौंडे तरीके से किया है, नारी की मर्यादा तार तार कर दी है, भारत की संस्कृति सभ्यता के ऊपर एक कलंक लगाया है। क्या इसका दोष भी हम मोदी को देंगे? जिस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बेइज्जत किया है, ये दलितों का सम्मान किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई नेता ये कहने वाला नहीं है कि नीतीश जी तुमने ये क्यों किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं को बोलना चाहिए कि नीतीश जी आपने ये दलितों का अपमान किया है। ये जीतन राम मांझी का अपमान नहीं है, पूरी दलित समाज का अपमान है। और जीतन राम मांझी तो महादलित हैं। इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने ये नहीं कहा, न अखिलेश जी ने कहा, न ममता जी ने कहा, न कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कहा, न शरद पवार जी ने कहा, न उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आखिर आप नारियों के विषय में बोल क्या रहे हैं। ये वो भारत है, ये वो देश है जहां कहा गया है यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। धज्जियां उड़ा के रख दी हैं विधानसभा में। महाभारत में दुशासन ने एक द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था। नीतीश कुमार जी ने भरी विधानसभा में नारी शक्ति का चीरहरण करने का प्रयास किया है। इसलिए ये सब देश देख रहा है। तो अगर हम इस तरह की बातें करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हर बात का दोष बीजेपी पे मढ़ेंगे, मोदी पे मढ़ेंगे, तो मुझे लगता है ये भूल होगी। और ये भूल हम लगातार कर रहे हैं। पूरे विपक्ष के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 10 बरस तक बस यूं ही, 10 बरस तक बस यूं ही हम एक खता करते रहे। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। हमें सबको अपने अपने आचरण को सुधारना होगा। हम मोदी का विरोध करें, कोई नहीं रोकता, लेकिन आलोचना करें। प्रधानमंत्री की आलोचना करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। G20 में तमाम दुनिया भर की ताकतें हैं आई, उनका समर्थन तो कर दो। भारत का नाम अगर पूरे विश्व के पटल पे ऊपर उठ रहा है, उसका समर्थन तो कर दो, उसकी सराहना तो कर दो, लेकिन नहीं करेंगे।
उसी का परिणाम है जो आपका सवाल है कि इंडिया गठबंधन हो या कोई और गठबंधन हो। देश की जनता, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता जिसे चाहती है सिंहासन देती है, जनता जिसे चाहती है सिंहासन से हटा देती है। तो आखिर कोई तो कारण है कि जो जनता के मानसिक पटल से अभी नरेंद्र मोदी नहीं उतर रहे। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमारे आत्मचिंतन का विषय है। यह आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, यह आत्मचिंतन का विषय है। तो इंडिया लाइन सक्षम नहीं है आप लोग अभी? मुझे लगता है इंडिया अलायंस नाम की अभी कोई चीज ही नहीं बची है। काफी बड़ी बात आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का ये स्टैंड नहीं। कहां बची है? अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस को रोज गाली देते हैं और हमारी पार्टी के नेता रोज आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बताते हैं। गठबंधन बचा कहां है? अधीर रंजन चौधरी रोज ममता जी के ऊपर सवाल उठाते हैं, ममता जी रोज अधीर रंजन को गाली देती हैं। तो ये गठबंधन है। लोग कह रहे हैं कि हमारे जो डिफरेंसेज हैं वो अलाइव हैं, लेकिन हम लोग एक उनका मोटिव है कि मोदी हट। तब तो वो बात सच होगी जो मैं कह रहा हूं कि आपका जो लक्ष्य है देश को एक नई दिशा देना नहीं है, आपका लक्ष्य है नरेंद्र मोदी से नफरत। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देश की जनता का विश्वास हासिल करिएगा। आप भारत के जनमानस के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़िएगा, उसके मानसिक पटल पे आप ऐसे शब्द अंकित कीजिएगा जिनसे उसके दिलों तक पहुंचा जा सके। नरेंद्र मोदी का मोदी से दुश्मनी, मोदी से नफरत करके आप देश की जनता के दिलों को नहीं जीत सकते। मोदी के फैसलों का विरोध करिए। मैं बिल्कुल इसको साफ कर देना चाहता हूं। इस देश में पंडित नेहरू से लेके आज तक सभी प्रधानमंत्रियों के फैसलों की आलोचना हुई है, समीक्षा हुई है। नरेंद्र मोदी जी के भी एक एक फैसले की आलोचना और समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन देश की जनता ऐसा समझ रही है कि जैसे विपक्ष मोदी के फैसलों की आलोचना नहीं करता है, मोदी से नफरत करता है। इसका नुकसान हमें हो रहा है। चार्य जी, अभी हाल में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, इस पर भी इंडिया ने एक पोजीशन ली है। इसको लेकर विपक्ष के भी कुछ लोगों ने पोजीशन ली है। आप कैसे देखते हैं इसको? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंटरनेशनल इश्यूज पर भी हमारी राय अलग अलग है। हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जब इंदिरा गांधी जी ने फैसला लिया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का, तो घोर विरोधी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, दुर्गा कहा था। हम आपस में खूब लड़े, लेकिन जहां सवाल राष्ट्र का हो वहां हमें भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो अब अगला सवाल मेरा ये है कि सर, प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाइए। अब आपको जो इन्होंने नया एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है कांग्रेस में, प्रेसिडेंट इज नॉन गांधी नाउ, एंड सब कहते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी भी काफी मजबूत हुई है वहां पे। तो ऐसे में आप गांधी फैमिली का और कांग्रेस का क्या मेल देखते हैं? गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। और देश में इंडिया गठबंधन और सारे विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा लोकप्रिय नेता नहीं है। फैसला तो कांग्रेस को करना है, पर यदि नरेंद्र मोदी जी को तगड़ी टक्कर देना चाहती है कांग्रेस, तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाया जाए, वो बेहतर होगा। लेकिन अभी ऐसा कोई चुनाव प्रूफ नहीं करता है। अगर आप डेटा देखें कि प्रियंका गांधी जी ने जैसे उत्तर प्रदेश में लड़कियों वाला जो कैंपेन चलाया, उसके बाद हमने देखा योगी बड़े मार्जिन से जीते हैं।
तो क्या क्या बेसिस क्या है आपके इस पॉपुलैरिटी का? राजनीति में जो कल हारा था वो आज जीत गया, और जो आज हारता वो कल जीत जाता है। राजनीति विचित्र खेल है, और भारत की जनता जिसे प्यार करती है, आशीर्वाद देती है, उसे दिल खोल के देती है। मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाया जाएगा तो 2024 का जो चुनाव होगा वो एक महाभारत होगा। राहुल गांधी जी को मुझे लगता है उनकी इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है। वो इन बातों से ऊपर उठ चुके हैं। वो किसी पद के और किसी पद की लालसा से ऊपर उठ चुके हैं। और जो पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करें, नॉन गांधी कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी मिल सकता है? कोई काबिल तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को बनाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया, नहीं, इस बार की बात नरसिम्हा राव को बनाया। मैं इस बार की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी से ज्यादा बड़ा कोई लोकप्रिय चेहरा है। क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉपुलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियंका गांधी सबसे बड़ा चेहरा है। अब मैं एंड पे आ रहा हूँ। ऐसा मुझे देखने आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू सुनने में क्यों लग रहा है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कांग्रेस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली 360 डिग्री डिफरेंट है, और ऐसे में आप कैसे सरवाइव करते हैं इस पार्टी में? यही कांग्रेस की मानता है। कांग्रेस में इनर डेमोक्रेसी है। आपके सारे सवाल ये हैं कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि प्रियंका गांधी क्यों बननी चाहिए प्रधानमंत्री के पद का चेहरा। मेरा सवाल आपसे है कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं बननी चाहिए? ऐसी कौन सी कमी है प्रियंका गांधी में जो उन्हें प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता? पूरे विपक्ष में प्रियंका गांधी से बड़ा पॉपुलर चेहरा कोई है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक। प्रियंका गांधी से ज्यादा पब्लिक से कनेक्ट करने की जो अपील है वो किसी नेता में है? प्रियंका गांधी को गांधी परिवार में पैदा होने का प्रिविलेज मत दो, लेकिन गांधी परिवार में पैदा होने की सजा भी मत दो।